हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम विज्ञान भाग 3 क्लास 8 SCERT बिहार बोर्ड पढ़ेंगे। आज से हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान भाग 3 पढ़ेंगे। ये क्लास 8 है। SCERT ये बिहार बोर्ड की बुक की एनालिसिस आज से हम कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसके विषय सूची को जानते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं और इस चैप्टर में साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो विषय सूची में है पहला चैप्टर दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, त्वरित भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप हैं, इनको भी पढ़ना है। और पार्ट 3 में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, कृषि वैज्ञानिक रेवण। और पार्ट 4 में कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के, और बल से जोर आजमाइश और घर्षण के कारण। पार्ट 7 है सूक्ष्मजीवों का संसार या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आँखों देखा, दबाव और बल का आपसी संबंध, ईंधन हमारी ज़रूरत। और पार्ट 10 में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 11 में प्रकाश के खेल, पौधों और जंतुओं के संरक्षण। फिर तारे और सूर्य का परिवार के बारे में जानेंगे। फिर कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचनाएं, जंतुओं में प्रजनन, धातु अधातु भी, और किशोरावस्था की। और अब आप बड़े हो रहे हैं, ध्वनियाँ तरह तरह की, और वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। फिर विलक्षण अभियंता मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया के बारे में भी जानेंगे। ये सारी चीज़ों को हम एक बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे और अध्ययन करें, जिससे हम बिहार बोर्ड के विभिन्न स्टेट बोर्ड परीक्षाओं को हम आसानी से दे सकें और अपनी परीक्षा को एक नई दिशा भी दे सकें। तो यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में हम सब पढ़ेंगे कि दहन और ज्वाला के बारे में, चीज़ों का जलना क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दहन और ज्वाला में चीज़ों का जलना क्या है, इसमें आइए जानते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं। पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल अर्थात स्ट्रा या माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कर लीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाएं और नहीं जले तो इसे अदाएं कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे पदार्थों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर पदार्थ जल जाता है तो यहाँ पर उसे हम दहाय कहा जाएगा, और या अधाय कहा जाएगा, अदाय। ठीक है, मतलब कि जो जलता है यहाँ पे लिखेंगे, जो नहीं जला उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे कि माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप करते हैं कि आपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कस करके आपस में रगड़ें और छू करके देखिए कैसा लगा। अगर इन्हें पत्थरों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़ें तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके ज़रूर देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हो और हैंड कागज़ लेकर के कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छू करके देखिए क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ? इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। क्या किसी
चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वो जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या कितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है, उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। ये वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अर्थात यहाँ पे जानना और समझने की बात यह है कि ज्वलन ताप क्या है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है या ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वो नहीं जलेगा। पदार्थ का जलना या पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। वो पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप उसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अर्थात यहाँ पे समझने की बात यह है, यहाँ पर यह है कि किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन की ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है ये केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अर्थात केरोसिन का जो ज्वलन ताप होता है ये पेट्रोल से ज़्यादा होता है। आप ये जान करके हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वो कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। किसे पानी के अंदर रखना पड़ता है? सफ़ेद फास्फोरस जो होता है, सफ़ेद फास्फोरस इसे हम पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि ये कमरे के ताप पर या तापमान पर जल उठता है। जलने के लिए और क्या क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए, अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना कितना आवश्यक है? आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा दिए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। जब प्रयोग को पुनः पढ़ें आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। अर्थात हमको किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जो ऑक्सीजन गैस होती है ये ज्वलन में या किसी पदार्थ को जलाने में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑक्सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आइए कागज़ की कटोरी बना करके पानी गर्म करना। तो कागज़ की कटोरी बना करके उसमें हम पानी को गर्म करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए
तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भर करके मोमबत्ती के लो के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता है और कागज़ जलने से बच जाता है। आपने देखा होगा कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर के नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलाने में मदद करता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में भी मदद करती है। और दहन के लिए वायु का होना बहुत ही जरूरी है और इस उपरोक्त उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि तो दहन के लिए क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। साधारणतया जलना एक रासायनिक अपक्रिया है जिससे 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं। ठंड में दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है और यह वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ठीक है, अर्थात नमी की जो मात्रा होती है वो कम रहती है और वातावरण का तापमान या तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता। यदि वो सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डाल करके जलाने से जल जाता है। माचिस की कहानी। आप जानते होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारियाँ या निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगा करके उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण से ये बहुत खतरनाक भी होता है और इस तरह ये माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने गांव में जो माचिस की डिब्बी में आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है और माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल जाती हैं पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। मोमबत्ती का इतिहास। आइए जानते हैं मोमबत्ती के इतिहास के बारे में। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी रहती है। आइए इसी मोमबत्तियों के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जा कर भाषण देते थे, लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है कि मोम एक ईंधन है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी होती। ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती हैं। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों मोम से घिरी होती और अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ा मोम लगा होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीच वाला मोम पिघलने लगता है और पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर के हाइड्रोजन और कार्बन देती है।
हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जल करके जल वाष्प बनाता है और ये कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है और इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने ये प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलियन या 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए और बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जला करके रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना ये प्रमाणित करता है कि जलने पर जल वाष्प बनता है और गैस निकलती है। उससे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति के कारण या मौजूदगी में दर्शाता है। अपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी, रुई में तेल सोख करके ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं कि क्या मोमबत्ती में यहाँ पिघली हुई मोम जलती है? क्रियाकलाप 5 करते हैं कि एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के तरीके ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ अवलोकन करें। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अधिनियम की दृष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6 करते हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन से दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ? बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम वाष्प में बदल जाती। अंत में मोम की यह पुष्प वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। क्रियाकलाप 7 करना है कि आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है और कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के चलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने के लिए कोशिश करें कि ईंधन के जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है। जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसका उसमें मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। आपने घर की खेल खलिहान, दुकानों, कारखानों में कभी आग लगते देखा है या सुना होगा? क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी गांव के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगाना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपको निकटस्थ शहर या नगर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते देखा है? साधारणतया वो आग पर जल उठती है। ज्वलनशील पदार्थ का ठंडा होती है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता। इस प्रक्रिया में जल वाष्प
बनती है और ये बिहार की हाँ, तो हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए थे कि हाँ क्या पढ़ रहे थे कि वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। जैसे कौन से कार्य करने पड़ेंगे कि जो दाह्य पदार्थ हटा देना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए और उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। आइए अब आग बुझाने वाले यंत्र, जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहा जाता है, के बारे में जानें। ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। अर्थात हम इसमें समझेंगे कि इसमें समझने की बात यह है कि एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो ये अम्ल सोडियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों है? क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर है 101 या 0612 और 22 223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशामक या अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। अग्निकांड क्यों? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ने से। हम त्योहार पर जो पटाखे जलाते हैं ये भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। एक बाहरी भाग होता है, मध्य भाग और आंतरिक भाग होते हैं। अर्थात मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। अब इसे क्रमवार समझते हैं। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है। ये सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये गर्म होकर के वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। ये काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र हैं। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं। इन गैसों का भी हमारी वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं से जन जीवन परेशान है, वही वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं।
ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपकी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण में दिया गया है। हमने क्या सीखा कि दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अपक्रिया। खाना बनाने से लेकर के ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए द्रव्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। वो क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, और जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वो तापमान जेट पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे हम पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। इसी के साथ ये अभ्यास भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, जिससे आपको इसका अगला लेसन पढ़ने का मौका मिले और आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।